There once was a teacher, right? एक गुरु थे, उनके कई सारे शिष्य थे। वो उस गुरुकुल में रहते थे, गुरु से सीखते थे और जिंदगी कैसे जीनी है ज्ञान लेते थे। उनमें से उनका एक शिष्य था, वो बहुत ही उत्तीर्ण था। He was the best. So the guru asked him, why don't you go and sit in solace और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करो, उनका नमन करो। एंड इट सो हैपेंड कि जब उसने ब्रह्मा जी का नमन किया तो ब्रह्मा जी अपीयर कर गए उसके सामने। तो वो शिष्य बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा विद फुल सरप्राइज एंड इन ऑ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। जब लॉर्ड ब्रह्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो बताओ वत्स, तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि आप, अब एक शिष्य को क्या चाहिए होता है कि उसका गुरु हमेशा खुश रहे, गुरु की आयु लंबी रहे, गुरु की फैमिली सफल रहे। उसने वो सब मान लिया और ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, तुम्हारे गुरु तो परसों चल बसेंगे। तो वो टूट गया उसी टाइम। तो कहते उनकी फैमिली, कहते उनकी वाइफ भी चल बसेंगी, कहते उनके बच्चे, कहते बेटा जो है पूरी जिंदगी उसके घर में एक गाय और एक बोरी चावल से कभी नहीं होगा ज्यादा, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो दुनिया का सबसे ज्ञानी क्यों ना बन जाए। और बेटी वो व्यवसाय करने लगेगी। ये सुन के वो शिष्य हताश हो गया। व्यवसाय मीन्स यू अंडरस्टैंड। वो गुरु के पास गया और गुरु के चरणों में गिरा और बोला कि ऐसा हुआ। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अगर ब्रह्मा जी ने बोला है तो ये बदल ही नहीं सकते। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी निकल जाओ। कह रहे मैं कहाँ जाऊं आपको छोड़ के? कह रहे मैं तो जा ही रहा हूं परसों। तुम निकलो और जो मेरे से सीखा है दुनिया में ज्ञान बांटो, जाओ, जब समय आएगा तुम्हें पता लगेगा क्या करना है। बहुत ही हताश होकर, निराश होकर वो वहां से चला। सो ही वेंट एंड आफ्टर 20 years दुनिया में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद वो वापस आया। जब वो गांव में आया तो उसने देखा कि उसका गुरु का बेटा यानी कि गुरु भाई बच्चों के कमर पे पेट अटका हुआ है। यू नो द फ्लैश इज हैंगिंग ऑन द बोन्स, दे आर सो वीक, दे आर सो पुअर। और एक गाय बंधी हुई है जिसकी हड्डियां भी नजर आ रही है, यू नो कंकाल दिख सकता है, और एक बोरी चावल रखा हुआ है। और वो गुरु भाई अपने पिताश्री के शिष्य को देख के गले लगा और गिर पड़ा उनके चरणों पे कि भैया मेरे साथ क्या हो गया, देखो अब मैं क्या करूं। कहना तू कुछ मत कर, गाय को बेच, जो पैसे आएंगे रात को पूरी गांव की पार्टी करा। कह रहे ये क्या कह रहे हो, मैं कल क्या करूंगा? कह रहा नहीं, चावल का एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, और अगर गाय से जो बचे पैसे आएंगे बेचने के बाद उसका एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए, सब बांट दे गरीबों में। कहता लेकिन मैं हूं ना, तू कर, विश्वास रख। उसने ऐसा ही किया। गांव वाले कहते हैं ये तो पागल हो चुका है, बावला हो चुका है, इसको मालूम नहीं है क्या कर रहा है, ये कल जिंदा कैसे रहेगा। रात के 11:30 बज गए, उसको समझ नहीं आ रहा अगले दिन मैं क्या करूंगा। वो कहता तू निश्चिंत होकर सो जा बस। वो जैसे तैसे सोता है, सुबह उठ के देखता है हट्टी कट्टी गाय और एक बोरी चावल। कहता ये कहां से है? कहता ब्रह्मा जी का यही तो आशीर्वाद था कि तू चाहे कुछ भी कर ले, जिंदगी भर तेरे पास एक गाय और एक बोरी चावल के से ज्यादा कुछ नहीं होगा। रोज गाय को बेच, रोज चावल से सबको खिला, रोज सबकी दावत करा, हर गरीब को खिला, तेरे पास ये होगा मरते दम तक। तो सारी जिंदगी उसके घर आपने सुना कि एक गाय और एक बोरी चावल से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उससे कैसे आनंद लिया और उससे कैसे सबका जीवन बदल दिया उससे एक इंसान ने। इसी को कहते हैं एक जो टीचर होता है, हाउ ही एक्चुअली इंस्पायर्स लाइफ। दिस इज कॉल्ड लाइफ। और लाइफ कोचेस जो हम आज सुनते हैं, यू नो वी हियर एवरीवेयर, बट हु वाज द फर्स्ट लाइफ कोच? इंडिया इज अ लैंड ऑफ टीचर्स जिन्होंने जिंदगी जीना सिखाया, और उनमें सबसे ऊपर नाम है टीएस मदान, जो हमारे साथ है आज। सर 1980 से आप ये कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। मुझे बहुत अच्छा लगा है तारीफ सुन के, बट एट द सेम टाइम जब आपने बात शुरू की ना, तो आपका जो चेहरा और आपकी आवाज़, मुझे डर था यार पता नहीं आप गुस्से से बोलोगे। सर कैसी बातें कर रहे हो? इट्स अ प्रिविलेज टू लर्न फ्रॉम यू। जब आप और मैं जानते भी नहीं थे, यू नो मोस्ट ऑफ द लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस वर नॉट इवन बॉर्न। तब से टीएस मदान जी, ही इज इनटू द सर्विस ऑफ लाइफ कोचिंग। मैं ये बोलूंगा बिजनेस ऑफ लाइफ कोचिंग नहीं बोलूंगा, खासकर आपके लिए जी। सर आपने, हाउ डिड यू एस्टैब्लिश दिस एंटायर एम्पायर ऑफ योर्स? 30 million YouTube followers in your entire family. वेरी सिंपल कि जैसे बिजनेस चलते हैं वैसे प्रोफेशन चलते हैं, वैसे शौक चलते हैं कि अगर आप किसी को कुछ देते हो ना तो बदले में कुछ मिल जाता है।
तो हमने लोगों को कुछ आइडिया दिया, कुछ एडवाइस दी, कुछ गाइडेंस दिया, जो हम दे सकते थे दे दिया। तो बदले में उन्होंने हमें फॉलो कर लिया, हमें सब्सक्राइबर बन गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके लिए। सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। आज की डेट में आप सर यू आर स्पीकिंग ऑर्गेनिक, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, लेकिन आज हम देखते हैं ना तो लोग लाइफ कोच बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। मेरा मानना यह है अगर आप जिंदा हो और आपका एक जीवन खुद है तो आपको लाइफ जीने की ट्रेनिंग क्यों चाहिए, उसको अप्लाई करने की चाहिए। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? बिल्कुल सही है जी। लाइफ अपने आप में एक ट्रेनर है, खुद ही सिखाती है लाइफ। जितने आप दिक्के खाते हो सीखते जाते हो। और कोच का काम इतना ही है कि जो सीखा है दूसरे में बांट दो, बस अपने पास ना रखो। तो जो लाइफ सिखा रही है वो अपने आप में एक ट्रेनिंग है, लर्निंग है, उसको अप्लाई कर दिया। और आपने कैसे अप्लाई किया, आपने कैसे ऑब्जर्व किया ये क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नोबडी हु वुड कम एंड टीच दैट दिस इज लाइफ कोचिंग। आज जैसे हैं एंड मैं अब भी मानता हूं कि यू नो एवरीबडी कैन एक्चुअली बी अ लाइफ कोच बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइव्स। आपने कैसे किया, शुरू कैसे किया मैंने? हाँ देखो 1980 की बात है। मुझे स्टेज का शौक था एक्चुअली। तो स्टेज पे आना, स्टेज पे मोनो एक्टिंग करनी, ये मेरा शौक था। पर परिवार में बिजनेस था तो मैं उस काम में जाना नहीं चाह रहा था। तो मुझे लगा यार बड़ा अच्छा प्रोफेशन बन सकता है कि अपना शौक भी पूरा हो गया और हमें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी। हम जो दिल में है, जो अंदर है, वो हम सिखा सकते हैं। इस तरह से मैं एक स्कूल में गया, प्रिंसिपल को कार्ड भेजा। तो तब होता था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, ये वर्ड था। लाइफ कोच तो हमने भी नहीं सुना था। तो उसने कार्ड वापस भेज दिया कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है जी इसको देखने के लिए। अच्छा। तो 1980 में इस सब्जेक्ट के बारे में ये अवेयरनेस थी कि प्रिंसिपल ने कार्ड वापस भेज दिया। मैंने कहा यार मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। मैं पेंट बेच सकता हूँ, फर्नीचर बेच सकता हूँ, पिकनिक बेच सकता हूँ, बिल्डिंग्स बेच सकता हूँ, पर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बेच सकता क्योंकि लोग जानते नहीं है इसका फ़ायदा क्या है। और मैंने कहा ऐसा है सर कि मुझे आप मौका दे दो। कहते फिर स्कूल के लिए क्या दोगे? तो उन्होंने मेरे से 2500 रुपया लिया मेरी जेब से और मुझे सेमिनार करने के लिए अलाउ किया। सो द फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए आपने पैसे खुद दिए? फर्स्ट ट्रेनिंग नहीं, 20 साल ऐसे किया। बाप रे, 20 years you have paid from your pocket to just to be on stage and to yes 1980 से लेके 2000 सन तक लोग नहीं जानते थे मोटिवेशन क्या होती है, लाइफ कोचिंग क्या होती है। सिर्फ अब्रॉड था, वो इंग्लिश में था, तो वो यहाँ पहुँचा नहीं। और मैं पापा के साथ बिजनेस में काम करता था, तो उनसे पैसे लेके स्कूलों में देके, कॉलेजेस में देके, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, उनको हाथ से पैसे देके कि यार मुझे सुन लो। 20 साल पागल थे ना हम, और आज भी हम पागल ही हैं। हमारा नाम ही ऐसा ना, मैड एन। नहीं क्या, एक बहुत अच्छी कहावत है। एक होता है यू नो प्यार, एक होती है मोहब्बत, और जो जुनून होता है उसे तो इश्क ही कहते हैं। बस तो जुनून ही चल रहा है। ये तो जब 2000 सन आया ना तो अचानक ग्लोबलाइजेशन हुई, लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ा। पहले था कि इंटरव्यू हो रहा है एक शहर में, एक बंदे का कंपटीशन उसी शहर के दूसरे बंदे के साथ है। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन हुई, इंटरनेट का ज़माना आया, तो लगा कि यार दिल्ली वाला बंदा इंटरव्यू दे रहा है और जापान वाले के सामने कंपटीशन है। तो ऐसे ही इंडस्ट्री को भी लगा, बिजनेस को भी लगा कि कुछ सीखना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी वो काम आ गई। That's such an amazing thing and I think how would you say आप जो और लाइफ कोचेस है, बिकॉज मैं प्रोग्राम की टाइम की सीमा देख रहा हूँ, आई विश कि हम लोग 15 मिनट नहीं 15 घंटे बैठते साथ में। मुझे पता है आप और मैं दोनों बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, मे बी दैट्स फॉर अनदर आवर। आप जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो लाइफ कोच बनना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द वे टू ऑब्जर्व लाइफ? कोच बनते कैसे हैं? क्रिकेट का कोच कौन बनता है? जिसने क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। तो लाइफ कोच कौन बनेगा? जिसने लाइफ जी है। सीखना कुछ नहीं है, जो आपकी लाइफ है उसी को ही, जो बेस्ट उसमें से सीखा, आपने स्ट्रगल की, उसमें एक रिजल्ट निकला। लोगों को स्ट्रगल ना करनी पड़े, आपने वो स्टोरी सुनानी है, बस यही कोचिंग है। एंड जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना और उसको एक स्टोरी में बताना, वो नेचुरल पार्ट है ना उस सारे सो प्रोसेस का। बेसिकली जो टीएस मदान जी कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग इज दैट यू नो यू फीड योरसेल्फ नॉट ओनली विद फूड, you feed your eyes with what you see, you feed your taste with you know your taste buds with what you taste, you know आप जो सुनते हो, you are feeding your ears with what you are listening। उसको घोट के, घोल के
पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे उसकी जब वो सेटल होकर चाशनी बनेगी ना, इट विल बी द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन काउंट ऑन एंड यू कैन पास ऑन टू अदर्स, एंड दैट्स व्हाट इज लाइफ कोचिंग, राइट? एंड नाउ सर एट 63, जैसे हम लोग सब बोलते हैं, आई थिंक इट वाज केंटकी और आई थिंक मैकडॉनल्ड्स हु स्टार्टेड एट 65 इयर्स, एट 63 इयर्स ऑफ एज आपने अपना बिजनेस लॉन्च किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पुटिंग ऑल योर लाइफ सेविंग. व्हाट इज इट कॉल्ड सर? प्लीज टेल आवर व्यूअर्स. आई वुड वांट व्यूअर्स टू प्लीज सपोर्ट मिस्टर मदाना एंड जस्ट सी व्हाट ही डज. किसी भी चीज़ के पीछे एक कारण नहीं होता, 2-3 कारण होते हैं. सबसे बड़ा कारण था कि जब मैं कोच हूँ, मैंने लाइफ कोचिंग की, तो मैं चाहता था कुछ लोग जो ज़िंदगी चलाएं या बिज़नेस चलाएं इस तरह से चलाएं कि जो मैं चाहता हूँ. तो मैंने लोगों को कहा कि आप काम करना बंद कर दो, केवल एक भगवान की पूजा शुरू कर दो, बिजनेस चलेगा. कौन सा भगवान? मैं कस्टमर. तो लोग कहते थे कस्टमर, अरे उसको तो काट के खाते हैं हम. बाप रे. ठीक है, अक्सर ऐसे ही होता है. हाँ. 2 सेल्समैन इकट्ठे खड़े होते हैं ना, तो यही कहता है आज मैंने मुर्गी काट ली. तो जिस बंदे की पॉकेट से पैसे निकल के मेरे पेट में जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पेट में जा रहे हैं ना, वो हमें मुर्गी या बकरा दिखाई दे रहे हैं. तो मैंने कहा उसको भगवान मान लो. तो वहाँ पर ना थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आता था कि लोग कहते नहीं यार ऐसी पॉसिबल नहीं है. तो मैंने कहा फिर मैं बिजनेस करके आपको दिखा देता हूँ. ये मेरा पहला रीज़न था. दूसरा था कि मुझे डिस्काउंट्स पसंद नहीं है, कि लोग कहते हैं 50 रुपए की चीज़ है 25 रुपए की मिलेगी. मैं कहा यार दुकानदार घाटा तो खाता नहीं है, गिमिक्स क्यों खेलता है और लोग इस गिमिक्स पे विश्वास क्यों करते हैं. तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस रेट पे बेचना है वही रेट MRP होगा. क्या बात है. और मुझे हाथ जोड़ने नहीं आते, किसी को ये नहीं मैं कह सकता प्लीज खरीद लो. ऐसा रेट रखो, ऐसी क्वालिटी दो कि बंदा चल के आए ना. हाँ. Why do you need to do all these gimmicks? I think a lot needs to change in the industry. Being a branding person, I myself feel that. तो मुझे लगा कि बिजनेस अगर किसी को ये कहना है ना, तो पहले मुझे खुद करना पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरी नहीं सुनेंगे. तो पहले मैं करूं, उस रेट पे बेच के दिखाऊं. Practice what you preach. फिर मैं करूंगा. ये मेरा पहला रीजन था. उसके बाद अब बड़े हो गए, भगवान की बहुत कृपा थी, अच्छे ही पैसे कमाए सारी उम्र. तो बच्चे भी कहने लगे, मेरे 4 बच्चे, 2 बेटे, 2 डॉटर इन लॉज, इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है. पापा आप छोड़ दो, अब हम आए हैं ना काम करने के लिए. मैं कहा देखो बेटा, जो सीखने की उम्र है ना वो 60 ईयर्स तक है. 60 साल की उम्र तक बंदा सीखता है. जब वो सीख लेता है ना, तो सरकार कहती है कि आज के बाद तो काम बंद कर दे, रिटायर हो जाओ. पहले दिक्कत खाता रहा. सेम चीज फैमिली में है कि बच्चे 60-65 साल की उम्र में अपने फादर को बोल देते हैं कि अब आप काम ना करो, ज़रूरत नहीं है. काम करने का मज़ा तो अब आएगा जब इतना कुछ सीखते रहे. तो मैंने कहा बेटा मुझे करने दो, क्योंकि आप मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकोगे, मेरे शौक नहीं पूरे कर सकोगे. Listen to that very carefully, viewers, ladies and gentlemen, this is such an important thing. इन्होंने कहा कि आप मेरी जरूरतें पूरी कर सकते हो लेकिन शौक पूरे नहीं कर सकते. Who says? You know, I think at 65 you want to have a world tour. Why don't you do that? We've seen people in the world, you know, at 60 years of age entering modeling. You know, वो जरूरत नहीं है, वो एक शौक है जिसे पूरा करना है. उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा उस इंसान को. This was a great episode and a fabulous ending to the episode 10 of Leaders Today. सुदर्शन रामाकृष्णा चेटलूर, सुनते रहिए हम सबसे आपकी कहानी, आपकी ज़बानी. एंड we'll be coming back with our next guest soon. नीरज शर्मा आज मेरे साथ बैठे हैं, सिल्वर स्टोन. सो चलिए देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं. आप शायद दुबई में थे. हाँ जी. हाँ, तो अब वहाँ पर भी कुछ शुरू कर लिया नया? दुबई में मैं सर 2008 से ऑन एंड ऑफ वर्किंग कर ही रहा हूँ. तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में उसे डे 1 से बोलता हूँ. गुड़गांव के अंदर तो आपका भरोसा आपने जीता ही हुआ है. बैक टू बैक, जैसे आपने बोला, कुछ एक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने 6-7 दिन में 100% सोल्ड आउट कर दिए जी. सो कहीं ना कहीं उस चीज़ का दम रखते हैं. अच्छा, पहले तो ये बताइए कि क्या क्या कर रहे हो आप गोवा में? सो गोवा में अपने 2 वर्टिकल, वन इज़ रियल एस्टेट एंड वन इज़ हॉस्पिटैलिटी. अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हम विलास बना रहे हैं. सो नीरज, ये जो मैंने देखा अभी आपका 365 दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे चल रहा है. एक मंडे से स्टार्ट किया और मंडे से स्टार्ट करने के बाद वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और 365 दिन ही स्टार्ट हो गया. तो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. किसी दिन लंगर कर रहे होते हैं, किसी दिन कपड़े बांटते हैं, किसी दिन गौशाला जाते हैं. हम शहर में रहते हुए जो हमारा लाइफस्टाइल है, इट बेकन्स अस समटाइम्स टू गो, लेकिन हर कोई जा भी नहीं पाता. और लोग ये भी सोचते हैं कि काश कि मैं ऐसी ही जगह रह रहा होता.
Now you look at the entire city around Delhi NCR, you know, if you look at Delhi NCR or all the major metros that are happening, farmhouses and farmlands, it is a dream for everyone. आज की डेट में Chhatarpur Farms is a brand in itself. It is known world over. And the people behind Chhatarpur Farms, किसने बसाया, किसने शुरू किया? We have the chairman of Ram Ratan Group, Shri Vijay Chaudhary with us. Thank you so much for being with us over here, sir. ये बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए और आप अपनी जर्नी यहाँ शेयर करेंगे, जिससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो अपनी लाइफ में आगे जाके जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, या फिर वो लोग जो चाहते हैं कि उनके लिए भी ना जो दिल की पसंद का जो एक टुकड़ा होता है भूमि का, जो उन्हें चाहिए, जहाँ पे वो रहना चाहते हैं, वो कैसे पा सकते हैं, और आपने कैसे कितनों के सपने बनाए. हाउ यू आर एक्चुअली अ रेवोल्यूशनरी एंड यू हैव गिवन नेम एंड अ ब्रांड एंड अ बीइंग अ सोल टू समथिंग नोन एज फार्म हाउसेस. 1980 से स्टार्ट होते हुए 1983 में ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ आपका, एंड सर यू बीन होल्डिंग ऑन and taking since 2000 आपने you held the reins of the group. I would like you to share your journey. How did it all begin? ये आया कैसे, शुरुआत हुई सब की? बहुत अच्छी शुरुआत आपने की और मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. देखिए, नेचर की बात आपने कही, आबो हवा की बात आपने कही, एक खुलेपन की बात आपने कही, ये हमारी विरासतें हैं, ये परमात्मा ने हमको दी हैं. समय के साथ प्रकृति ने बदलाव किया और इस तरह की जगहें अपने आप में लोग चूज़ करने लगे. आई एम विजय चौधरी, चेयरमैन राम रतन ग्रुप, डालमिया राम रतन ग्रुप. यस, आई एम सेकेंड जनरेशन. आपने छतरपुर की बात की, बिल्कुल सही है. छतरपुर का आज दुनिया में हर आदमी जानता है. छतरपुर की पहचान ऑडियंस के नाते, रहन सहन के नाते, प्लेस के नाते, प्राइसिंग के नाते एक अच्छे लेवल पे जानी जाती है. काफ़ी हाई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में, यहाँ एलीट में आता है. सो छतरपुर, half of Chhatarpur developed by my father, चौधरी राम रतन तनवर जी, और 1982-83 में उन्होंने शुरू किया, जिनके साथ बहुत शहरी लोग थे. एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, और उनको उन्होंने हेड किया जी. सौभाग्य है उस वक्त का कि जिस वक्त चीज़ें बन रही थी, थोड़ा बहुत याद है हमें किस तरह से लोगों का झुकाव था, किस तरह से लोग नई जगह जाना चाहते थे, किस तरह लोगों के अंदर एक बदलाव था, किस तरह लोग साउथ एक्स, गेटर क्लास, लुटियन दिल्ली से हट के छतरपुर की तरफ मूव कर रहे थे और एक नए खुलेपन की तरफ, एक नई रहीसी की तरफ, एक नई ज़िंदगी की तरफ अपने आप को ले जा रहे थे. तो दिल्ली की पहचान, फार्म हाउसेस की पहचान छतरपुर बना जी. देखिए, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं. आज मैं अपनी बात करूँ, जब 2000 में हमने राम रतन ग्रुप को शुरुआत की, तो हम लोगों ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इस सोच को आगे बढ़ाते हुए, एक नए तरीके से, एक नए विचार से और एक नए एम के साथ हमने इसको टेक ओवर किया और आज आपके सामने बैठे हैं. मैं जैसे आपसे आपके बारे में पता कर रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट राम रतन ग्रुप. आप नाउ यू आर ऑल्सो प्लानिंग एक्सपेंशंस इन अलवर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोना में भी आप यू आर कटिंग आउट फार्म लैंड्स एंड ऑल दैट. तो ये बिजनेस एक्सपेंशन का आइडिया, इज इट ऑन द सेम प्रिंसिपल जैसे पहले क्या था, और इज इट ऑन लैंड एक्विजिशन एंड देन मेकिंग इट एक्सेसिबल, डेवलपिंग इट फॉर पीपल? देखिए, नहीं, अब बदलाव आ गया. जब हमने 2000 में हैंडओवर लिया तो हमने एक, उससे पहले हम एक कैटेगरी को स्पेशली फोकस करते थे, बट नहीं, उसके बाद हमने देखा, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, HNIs हैं, ये सब फार्म हाउसेस की तरफ जाना चाहते थे, पर इनके पास ऑप्शन नहीं था. एक वर्ड मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उसको काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट हेड कहते हैं, वी वांट टू बाय, वी वांट टू एंटर दिस सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट, बट वी डोंट नो whom टू बाय, किससे खरीदे, कौन किसको क्या समझ होगी, क्या नहीं है. तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमें थोड़ा सा अपने कस्टमर को, ऑडियंस को चेंज करना पड़ेगा, एक नए ऑडियंस को लाना पड़ेगा. तो उसको ध्यान में रख के हमने हर एक आम आदमी से आम और खास से खास के लिए लोकेशन वाइज फार्म कम्युनिटीज बनाने शुरू करी. मैं एक, आई वांट टू आस्क अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द राइट एज टू मूव इनटू अ फार्म हाउस? क्या ये एक, is it something that only for when you're planning your retirement or something like that? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि मैं जब ऐसा कर लूंगा तब एक फार्म हाउस लूंगा, एंड इट बिकम्स आउट ऑफ रीच फॉर मेनी पीपल. आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से आप
जिस जगह पलते और बढ़ते हैं आप वैसे बनते हैं। आप बनने के बाद किसी और जगह जाएंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। देखिए, आप रियल इस्टेट सेक्टर को सोचिए, हम रियल इस्टेट सेक्टर में हैं। हिंदुस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर एक वो सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है जी। हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यस, हम लोग हर तरह से प्लानिंग देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, और हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है। बेसिक से लेके बेस्ट टू बेस्ट तक रियल इस्टेट का पार्ट है। हमने 2020 के बाद रियल इस्टेट को थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से रिफाइन किया। हम बिल्डर नहीं हैं, हम आईटी नहीं बनाते, इंडस्ट्री नहीं बनाते, हम सिर्फ फार्म कम्युनिटीज़ बनाते हैं एंड लैंड एक्विजिशन करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आज आप कोई इस फैक्टर की बात मत करिए। एक 20 साल 25 साल का जो स्टार्टअप आदमी चला रहा है, वो भी ज़मीन में पैसा लगाना चाहता है, वो भी अपनी लाइफ को फार्म हाउस की तरफ ले जाना चाहता है। बदलाव आ गया जी, उसको समझ में आई है। दो तरीके से समझ में आया, एक तो नेचर, एक जो कोविड आया उसके बाद लोग उसके बाद समझ में आया कि हाँ, और विचारधारा कि जैसे लोगों ने धीरे धीरे कहीं इधर से उधर पैसा लगाया और वो प्रिंसिपल पैसा डूब गया फॉर सम रीजन। तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि यार हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लैंड में पैसा लगाते थे और वो मल्टीपल ग्रो होता था। आप लैंड लीजिए, उसमें फार्म बनाइए, कुछ और उसमें कीजिए, पर जब आप उसमें एग्जिट लेंगे तो मल्टीपल लेवल का प्रॉफिट आएगा। ये नई जनरेशन को अब समझ में आ गया, अब समझ में आने लग गया। देखिए, और दूसरा बदलाव है कि लोग चाहते हैं, कस्टमर चाहता है, ऑडियंस चाहते हैं, बायर चाहता है कि उनका पीस ऑफ लैंड उनके नाम रजिस्टर्ड हो जी। अब वो फ्लैट में रहना नहीं चाहते, वो बंद के रहना नहीं चाहते, वो डिपेंडेंसी नहीं चाहते। तो फार्म हाउस का मतलब ये हो गया, लैंड का मतलब हो गया कि आपकी जो बेसिक सोच है, जहां तक आप जा सकते हो वो सारी कंप्लीट होती है। तो यू विल बी सरप्राइज, I have the investor and the buyer and the farm owner, Mr. Arjun, with the age of 23. Wow, that's so amazing. मतलब ये this like it seems like the whole world जो paradigm shift है, क्योंकि now people are understanding, even youngsters are understanding this. It's very heartening to know, क्योंकि लोग कहते हैं कि young people are very brash in their decision. वो लोग दिशाहीन होते हैं कई सालों तक, काफ़ी समय तक, और बहुत टाइम लगता है। लेकिन आपने वो विचारधारा एकदम बदल दिया, आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया इस सोच को। मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है, व्यूअर्स, 20 years down the line, episode 10 of season 4 of Leaders Today, you can reopen this and see 20 साल के बाद survival will be for those people who can grow their own food, and a farmhouse is the best place to have. क्योंकि जब लोग अपना खाना उगाना जानेंगे ना, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा आने वाले समय में, मुझे लगता है इसलिए इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? सही शब्द आपने इस्तेमाल किए, सही सोच की, और भारत सरकार का भी पीछे स्टेटमेंट आई थी कि हम हिंदुस्तान में बड़े लैंडलॉर्ड को बनाना चाहते हैं। खेती की तरफ हमारा झुकाव है, एग्रीकल्चर की तरफ हमारा झुकाव है। बट आज का एग्रीकल्चर कैसे होगा? उसके लिए मैन पावर, उसके लिए फैसिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जो कंपनीज होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे लोगों को लेनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। जितने भी पुराने घर हैं, पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, पुराने रियल एस्टेट सेक्टर हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। लाइक आई एम सेकंड जनरेशन, उनको गाइड करना पड़ेगा कि आप रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट इज अ रियल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर यू गेट रियल वैल्यू फॉर योर मनी जी। बट जो सवाल आज नई जनरेशन कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन, हमने एक वर्ड दिया, न्यू जनरेशन रियल एस्टेट बाय रामरतन ग्रुप। व्हाट दैट मीन? टुडे इफ यू आर पार्ट ऑफ रामरतन ग्रुप, when it's come to transparency, when it's come to responsibility, when it's come to legal, when it's come to protection, when it's come to facilities, when it's come to hospitality, you will get everything from the Ramaratan. To the dot. To the dot. Right. And yes, gentlemen, you need to understand, farm means you are owner of a luxury. Yes. One have to understand this. Yeah. आज हम कुछ भी करें, जब हम कहीं बैठते हैं, फील करते हैं, सोचते हैं, और उस विचार से सोचते हैं कि जो 20 साल पहले 80s में 90s में जिन लोगों ने इस विचार को लाए होंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप जितनी पैशन से बता रहे हैं, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड रामरतन ग्रुप? Why get into it in this fashion, and why farmhouses and why not anything else? Because coming from such a huge background, there could be many other things. You could have come up with a society of your own. आपके लिए बिल्डर बनना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, बिकॉज विद द काइंड ऑफ लैंड enormity of the land bank that you have, with the kind of transactions you have done, with the kind of business empire that you have set up, setting up a 20-floor Ramratan's
housing society is not anything difficult or impossible. Why only this? देखिए, कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने आपको एक चैलेंज की तरफ फोकस करना पड़ता है। राम रतन की पहचान फार्म हाउसेस, पिछले 40 साल से हम लोग यही बना रहे हैं जी। लैंड एक्विजिशन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। तो हमें इसकी समझ है। व्हेन इज कम टू हिज लीगल, हम इसकी लीगल की बात करें, ग्राउंड की बात करें, टेक्निकलिटी की बात करें, जो एरियाज को चूज करना हमको आता है। बिकॉज जितने लैंड्स के अंदर क्या है, देखिए एक मेजर एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। यू बाय अ पीस ऑफ लैंड विद गुड कनेक्टिविटी, दैट कनेक्टिविटी शहर से नजदीक हो या थोड़ा दूर हो, एंड यू गिव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लैंड और सराउंडिंग ऑफ द लैंड। Gentlemen, you will be surprised by putting this much, you will get 30 to 40% yearly return of your property, of your investments. That's only in the land. Also, it's very easy to be a builder. It's very easy to be a developer in a way of developing a commercial property. It's very rare in the North India to be a owner and the developer of a farm communities. Here we are completing food industry, lifestyle, everything start with A land. 40 years legacy. And 40-year legacy. God is very kind. राम रतन कुछ खास है, इसका अपना इतिहास है, क्योंकि काम किया है, ग्राउंड से काम किया है, ग्राउंड की समझ है। देखिए, जब हमारा ग्राउंड क्लियर होगा, हमारा थॉट क्लियर होगा, हम क्लियर होंगे, हमारा लीगल क्लियर होगा, तो हिंदुस्तान में हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है जो फार्म लैंड, इन्वेस्टमेंट, फार्म लाइफ को जीना चाहता है। जी। सिर्फ उसको समझ देना हमारा फर्ज है। इसी कारण से हमने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ You've farm actually houses में focus brought किया। the niche पे आपने फोकस कर लिया to get into the minds of those who seek this with all their heart. एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस बेसिक नीड टुडे। आज जिस तरह से आबादी दिल्ली की या दिल्ली के आसपास के शहरों की हो गई है, और जिस Absolutely. तरह से उसका प्लस हुआ है कि कनेक्टिविटी सरकार दे रही है, आने वाले दिनों में हमें अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक फार्म जिंदगी के लिए, एक फार्म अपनों के लिए, एक फार्म उस खुशी के लिए जहाँ पर हम ये कहें कि हमने बहुत कुछ बनाया, पर हम अपने बच्चों को, जो आपने शुरुआत में बात रखी, जी। अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, इन्वायरमेंट वो लाना पड़ेगा। अच्छा, एक और है जी, राम रतन ग्रुप बाय डेवलपिंग फार्म कम्युनिटीज नेचर के आसपास आपको लेके जा रहा है। इन्वायरमेंट में भी हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं वहाँ पेड़ लगाते हैं, पानी की availability होती है। और एक और है, देखिए अभी हमने जैसे अलवर की बात करी, नवगांव की बात करी, हम वहाँ 1000 फैमिली को लेके जा रहे हैं। हमारा विजन है नया छतरपुर बसाने का। अब एक वहाँ पे जितना भी रिमोट एरिया है, वहाँ पे वहाँ के उस लोकल आदमी को काम भी मिल रहा है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। So that was episode 10 of Leaders Today season 4. It's a shout out, it's a bye but not a goodbye. We'll be back soon. Let's hope we are back here soon again. A billion thanks to our sponsors, Benson Trophy, Bharat's #1 trophy manufacturing company, Sama Enterprises, the leading retail contractors for your commercial needs, for your office spaces, shops and showrooms, Cloud Access, Bharat's #1 cloud platform, Tajiri for this wonderful suit. I am Sudarshan Ramakrishna Chetlur. आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम आपको सुनाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे आप लोगों को ऐसे ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने प्रेरणा लेकर खुद एक प्रेरणा बन चुके हैं, जैसे कि श्री विजय चौधरी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विल सर। बी बैक इन सीजन 5 अगेन। कीप काउंटिंग।